हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब पर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ठीक रात 9 बजे हमारा जनरल साइंस का बैच चल रहा है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर थे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का लगभग आधा क्लास हो गया था। उससे आगे हम लोग को आज पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हमने बहुत सारे पॉइंट छोटे छोटे पढ़े थे, जैसे कि चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन के बारे में, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ, इन सब पर आज हम उससे आगे चलेंगे। आज हम लोग का क्लास उससे आगे स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है। आज हम लोग को जो पढ़ना है, आज हम लोग को मेन पढ़ना है, हम लोगों ने, हाँ, ये गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ये सब भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, आज हम उससे आगे करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले एक जो पढ़ना है हम लोग को, वो पढ़ना है फ्यूज वायर। आज कुछ वायर के बारे में पढ़ाते हैं, जैसे कि फ्यूज वायर, इसका मतलब क्या हो गया? फ्यूज तार। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है कि ये जो फ्यूज वायर है वो किसका बना होना चाहिए, फ्यूज तार जो है कैसे लगा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, कि फ्यूज तार, फ्यूज वायर जो होता है, फ्यूज वायर जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेज हैं, फ्रिज है, टीवी है, ये सब है, और अचानक कई बार देखते होंगे कहीं करंट के गड़बड़ी के कारण, शॉर्ट सर्किट के गड़बड़ी के कारण एकदम करंट एकदम बहुत तेज चलने लगता है, एकदम हाई हो जाता है, बल्ब वगैरह देखते एकदम बहुत तेज हाई चलने लगते हैं। तो उस समय क्या होता है, यही फ्यूज वायर जो होता है ये क्या करता है, अपने आप को गला के तोड़ देता है। ठीक है, और करंट आगे जाने से बच जाता है, और आप लोग का जो टीवी फ्रिज वगैरह है ये सब शॉर्ट सर्किट से बच जाते हैं। तो फ्यूज वायर लगाया क्यों जाता है कि जो भी अप्लायंसेज हैं घर में, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज, उन सब को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, या जलने से, जो हम लोग शुद्ध भाषा में बोलते हैं जलने से बचाने के लिए फ्यूज वायर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। जैसे पहला, कि फ्यूज वायर जो है वो किसका बना होता है, फ्यूज वायर मतलब किस चीज का बना होता है। तो फ्यूज वायर जो है वो लेड का प्लस टिन का बना होता है। लेड का मतलब क्या हो गया? पीबी, और टिन का एसएन। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं सीसा, लेड को सीसा, और टिन को तो टिन ही कहेंगे। ठीक है, ये वो शीशा नहीं है, ग्लास वाला नहीं, ये शीशा उस समय का है। ये मतलब कि जो लेड जो बोलते हैं, याद है कुछ समय पहले, मतलब कुछ साल पहले मैगी के बारे में बात चल रहा था कि मैगी बैन हो गया इंडिया में। हाँ, तो उस समय जो बैन होने का कारण था वो यही था कि उसमें लेड का मात्रा ज्यादा हो गया था। तो सुन रहे होंगे कि उस समय सब कहता था शीशा पाया, या शीशा पाया जा रहा है। तो शीशा नहीं, लेड पाया जा रहा था उसमें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि मतलब देखिए, फ्यूज वायर का पहला पॉइंट लेड वायर, सेकंड पॉइंट कहेंगे, थर्ड पॉइंट कहेंगे, और फोर्थ पॉइंट। ठीक, अगर यहां से दो क्वेश्चन आता है कि फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई की लो, या फिर रेजिस्टेंस जो है वो हाई रहता है कि लो रहता है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस जो रहता है, मतलब कि रेजिस्टेंस करंट को आगे नहीं जाने देता, मतलब कि लो रहता है। क्या रहता है? लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध। लेकिन वही कहें कि
मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट को होता है तुरंत एकदम क्या करता है अपने आप को, हाई नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद कैसे जुड़ा रहता है? तो सीरीज से जुड़ा रहेगा, श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम से, ठीक है। ये हमारा फ्यूज वायर हो गया। वही अगला बात करें सेकंड पार्ट का। सेकंड पॉइंट का अगर बात करें तो वो आता है हीटर वायर, हीटर वायर, हीटर का तार, ठीक है। अब हीटर का तार आप लोगों ने सब ने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का रहता है ना। उसके अंदर कुछ ये ऐसे करके डिजाइन बना रहेगा, ऐसे, है ना। और उसके अंदर ऐसे स्प्रिंग स्प्रिंग डले रहते हैं, बस वही क्या है, उसी को हीटर वायर कहते हैं, ठीक है। अब वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा था कि ये हीटर वायर जो है ये किस चीज का बना होता है? हीटर वायर, फ्यूज वायर किसका था? लेड प्लस टिन का। हीटर वायर जो है ये हीटर वायर बना होता है नाइक्रोम का। किस चीज का? नाइक्रोम का। और नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। और यही जो नाइक्रोम है, ये नाइक्रोम किसके क्या बना होता है? तो Na से क्या होता है? निकल। तो ये निकल का बना होता है, और क्रोम से क्रोमियम, निकल और क्रोमियम का। इसके अलावा कुछ आयरन डाला जाता है ताकि मजबूती रहे। अगर बात करें इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और रेजिस्टेंस भी कैसा रहेगा? हाई रहेगा। रेजिस्टेंस भी कैसा रहेगा? हाई रहेगा। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट का हिंदी में कह रहे हैं आप लोग इसको निम्न, उच्च गलनांक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उच्च गलनांक, ठीक है। और ये हो गया उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, ठीक। ये हो गया हीटर वायर, ठीक है। समझ आ गया? हीटर वायर बना किसका? नाइक्रोम का। नाइक्रोम किसका? निकल प्लस क्रोमियम का, साथ में कुछ आयरन डाल देते हैं, ठीक। वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई रहेगा, बहुत ज्यादा। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो हाई है ही, रेजिस्टेंस क्या है? हाई। उसके अलावा तीसरा पॉइंट, अगर दो पॉइंट हो गया, तीसरा कहे तो इलेक्ट्रिक बल्ब। तीसरा पॉइंट क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब। क्या कहते हैं इसको? विद्युत बल्ब। पहला पॉइंट किस चीज का बना होगा? विद्युत बल्ब किस चीज का बना होता है? या फिर आपने इसकी जगह सुना होगा कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, किसका होता है? तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि फिलामेंट। तो ये फिलामेंट क्या होता है, जानते हैं? क्या होता है फिलामेंट? तो फिलामेंट वो जो स्ट्रक्चर होता है ना, आपने देखा होगा कि बल्ब कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे करके ऐसे रहेगा, ठीक है। यहां से एक तार, यहां से एक तार। अब यहां से देखे होंगे आप लोग, ऐसे इस प्रकार से कुछ स्प्रिंग ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं, ऐसे। ये ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ऐसे। और ये जलेगा फिर, ठीक है। तो बस इसी स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका फिलामेंट किस चीज का बना होता है? हाँ, टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन। किसका बना होता है? टंगस्टन का। और टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू। टंगस्टन का सिंबल हो गया डब्लू,
और इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस कैसा? तो हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस हाई। मेल्टिंग पॉइंट कैसा? मेल्टिंग पॉइंट, अब हिंदी वाले पीछे देख लें कि रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है। चौथा, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस भरा होता है, यहां पे देखते हैं ये इस प्रकार से फिलामेंट होता है और इधर इधर एक गैस भरा जाता है। ठीक है। वो गैस क्या काम करता है कि मतलब कि थोड़ा सा उसको ज्यादा गर्म होने से बचाता है, नहीं तो फिर उसी को क्या करता है कि पूरा फैलने में मदद करता है। और ऐसा गैस भरा जाता है, मतलब कि इस प्रकार का गैस भरा जाएगा जो कि आगे की तरफ, मतलब कि जब बल्ब जलेगा ना तो वहां पे हल्का फुल्का हीट भी पैदा होता है, जानते हैं। तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करे। अगर रिएक्ट करेगा तो बल्ब क्या होगा? फट जाएगा। मान लीजिए कि कोई रूम में सो रहा है, फट जाए, कांच चुभ जाए, आंख में चुभ जाए, नाक में चुभ जाए, गले में चुभ जाए, पेट में चुभ जाए, समझे? तो ऐसा गैस भरा जाता है कि जो कि किसी उसके साथ क्या करे? रिएक्ट नहीं करे। या फिर सीधा सीधा बोले तो कैसा भरना चाहिए? नॉन रिएक्टिव गैस। हिंदी में कहेंगे क्या? निष्क्रिय गैस। अरे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां 18वां नंबर का एलिमेंट, 18 जो पीरियोडिक टेबल होता है, 18th नंबर के जो होते हैं उसको निष्क्रिय गैस कहते हैं ना, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट। हाँ बस। कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ऑर्गेनिसोन, है ना? यही सब क्या है? निष्क्रिय गैस है। तो जो इसमें भरा जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, वो है नियोन। नियोन के साथ कभी कभी आर्गोन भी डाला जाता है। ठीक है। ये दो गैस होता है, नियोन और ये गैस प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये दो गैस। तो आई होप यहां तक 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ। ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, एकदम मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पावर पे। ठीक है। अगर बात कहें कि इलेक्ट्रिक पावर, पावर याद रखना, यहां हम इलेक्ट्रिक पावर लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक पावर मतलब विद्युत शक्ति। अब कहिएगा सर इलेक्ट्रिक पावर क्यों लिख रहे हैं? तो कंफ्यूज ना हो जाओ, पावर तीन तीन है ना। एक पावर है जो वर्क पावर, एनर्जी में पावर आता है। ठीक है। एक इलेक्ट्रिक पावर, और एक पावर हो गया लेंस वाले में, वहां भी तो पावर ऑफ लेंस है कि नहीं? तो इसलिए इलेक्ट्रिक पावर याद आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पावर जो है ये ऊर्जा के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब कि इसको अगर कहें तो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, यानी E बाई टी। ये होता है इसका। यूनिट का बात करें तो यूनिट क्या होता है? पावर का वाट। ठीक है, वाट। अगर कहें कि 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 वाट बराबर, तो एनर्जी का यूनिट जूल और टाइम का सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड। ये होता है 1 वाट बराबर। 1 वाट बराबर कितना? जूल पर सेकंड। तो क्या सर यही एक फॉर्मूला है? नहीं। पावर का जो मेन फॉर्मूला जहां से न्यूमेरिकल आता है वो है P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू वी आई। ऐसे ही P इक्वल टू इस, ये जो V है V, ठीक है, V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला सुने हैं कि नहीं? तो इस V की जगह हम अगर आई आर पुट कर देते हैं यहाँ पे I, तो एक और P का फॉर्मूला आया कि नहीं? आई स्क्वायर आर। तो ये तीसरे नंबर का, ये पहला, फर्स्ट, यहां पे सेकंड। ठीक है। अगर इसी की जगह हम ये कह दें कि I की जगह अगर हम V पुट कर दे तो I की जगह V बाई आर हो जाएगा क्या? इस I की जगह V R को इधर ले आए तो यहां से एक और फॉर्मूला बना V स्क्वायर बाई आर, एक और फॉर्मूला बना। तो ये तीसरा, यानी पावर के कुल 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है। उसके अलावा एक चौथा है E बाई टी। तो पावर के कितने फॉर्मूले हैं? एक बार बोलिए मेरे साथ। P इक्वल टू ई टी, P इक्वल टू ई टी। दूसरा P इक्वल टू वी आई। तीसरा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और चौथा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे
अगर बात करें तो जो P है, P से तो सब समझ ही रहे हैं क्या है, पावर, ठीक है। V है वोल्ट, I क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या हो गया यहाँ, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास है। ठीक है, यहां से समझ गए ये चारों फॉर्मूला, और यहां से इसी पावर से इस बार के बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, यही फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा पावर का सूत्र नहीं है या पावर को संदर्भित नहीं करता है। तो ये तीन ऑप्शन में था, इसके अलावा चौथा ऑप्शन था P इक्वल टू आई आर स्क्वायर, जो कि गलत था, इस पे टिक लगाना था। ठीक, आगे चलिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव। अब ये ऊष्मीय प्रभाव क्या है, अब देखिएगा ध्यान से, ऊष्मीय प्रभाव क्या है, इसको H से डिनोट करेंगे, है ना। यूनिट क्या हो जाएगा, हीट है तो जूल। ठीक, अगर अब हम कहें कि सर ये बताइए आप लोग, ठीक है, कि हीट होता क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब तार में करंट ट्रेवल कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, और इलेक्ट्रॉन जब बन रहा है तो रेजिस्टिविटी से क्या होता है, हल्का फुल्का रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, टकराता है। तो कितने समय में, जैसे ये एक तार है, इसमें रेजिस्टेंस भी है, करंट भी है, और 10 सेकंड तक करंट पास हुआ, कितने सेकंड तक चला, 10 सेकंड तक। तो इस 10 सेकंड में इस तार में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, कितना हीट जनरेट हुआ, बस उसी को कहते हैं हीट। समझ गए। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला होता है। यूनिट समझ गए। आई से क्या हो गया यहां, इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आर से क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और टी से क्या हो गया, टाइम। ये हो गया पूरा फॉर्मूला। ठीक, अगर यही बात करें H इक्वल टू इस आई स्क्वायर आर को हम V नहीं लिख सकते हैं क्या, V कह रहे हैं, सॉरी, P, आई स्क्वायर आर को P इक्वल टू आई स्क्वायर आर याद कीजिए, है ना। तो P इंटू टी कर सकते हैं। इसी H को P की जगह हम वी आई भी लिख सकते हैं, तो वी आई टी, और इसी H में हम वी आई को जगह P की जगह वी स्क्वायर बाई आर भी तो कर सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर टी, आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी। वी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक, ये हमारे पास टोटल फॉर्मूला आ गया। तो यहां से V का बात करें तो क्या हो गया, वोल्ट, T का बात करें तो टाइम, और R का बात करें तो रेजिस्टेंस, और बाकी तो सब हो ही गया। ठीक है, P से बात करें तो पावर, P से बात करें तो पावर। ठीक, ये हमारा यहां तक H का फॉर्मूला था। यहां पे आज हमने P सुन पढ़ लिया, H पढ़ लिया। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट कहें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। ठीक है, एनर्जी, पहले तो कहें यूनिट का बात करें तो एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। क्या होगा, जूल। एनर्जी का यूनिट जूल। ठीक है सर, मान गए, एनर्जी का यूनिट जूल होगा। ठीक है, अब बात करें कि होता क्या है, तो ये होता है 1 किलो
वाट आवर, ये पूरा बात होता है 1 किलोवाट आवर। अब 1 का मतलब 1, किलो का मतलब 1000 और आवर का मतलब 60। आवर मिनट में चेंज होगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर में, सेकंड में चेंज होगा आवर का। ठीक है, तो ये, तो यहाँ से 1 किलोवाट आवर आता है, नहीं तो ज़्यादातर पूछ लेता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 3600 गुने 10 का पावर 3, है ना। अगर इसको कहें 36 गुने ये 2 का पावर और इसमें ऐड हो जाए तो 10 का पावर 5। अगर हम कहें कि इसको 10 से गुना और 10 से भाग हम दें तो देखिए ये जो 10 है ये 3.6 हो जाएगा, ये वाला 10 इसके साथ बेस है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, यानी 10 का पावर 6 जूल। 10 का पावर 6 जूल, ये हमारा पूरा आंसर होगा। समझ आया क्या वैल्यू, क्या बोले, कमर्शियल यूनिट ऑफ लाइफ का ये होता है वैल्यू। अगर यही हम कह दें कि जैसे घर में बिजली बिल आता है ना, बिजली बिल देखते हो यूनिट के हिसाब से आएगा, ये यहाँ पे, इधर नहीं, हम यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ यूनिट आता है, कितना यूनिट है, कितना ये है। ठीक है, तो बिजली बिल के हिसाब से अगर हम कहें आपको कि नंबर ऑफ यूनिट क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट यानी यूनिट की संख्या, यूनिट की संख्या, तो ये होता है वाट इंटू आवर अपॉन 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस आवर के साथ हम लोग मंथ का, और अगर मंथ दे दे तो मंथ का ये करेंगे। ठीक है, यहाँ वाट का मतलब हुआ जैसे घर में कुछ भी एक दे दे, जैसे क्वेश्चन करवाते हैं इस पे, देखिए क्वेश्चन है कि 5 बल्ब है, एक बल्ब है 10 वाट का, 2 फैन है 20 वाट के, 3 ट्यूबलाइट है, चलिए 20 वाट के, एक फ्रिज हो गया 200 वाट का। ठीक है, एक टीवी हो गया 150 वाट का। ठीक, और बोला कि ये सब के सब डेली है, यानी एक दिन में लगभग 8 घंटे चलते हैं, और पूरे महीने में कितना बिजली बिल आएगा, पूरे महीने में कितना बिजली बिल आएगा यदि एक यूनिट का दाम हो 10 रुपया, यानी 10 रुपया पर यूनिट। समझ गए, हाँ सर समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। हमको पहले यूनिट का दाम निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट क्या है, वाट इंटू आवर अपॉन 1000, ये है नंबर ऑफ यूनिट। वाट इंटू आवर अपॉन 1000, टोटल वाट कितना हुआ, तो 10 पचे 50 वाट, यहाँ 20 दूनी 40 वाट, इस प्रकार से टोटल 20 तिहाई 60 वाट, और 2 एकम 200 वाट, और यहाँ पे 150, यानी कि 60 और 40 100, 200 300, 300 और 100 400, 50 और 50 100, यानी कि 500। टोटल वाट कितना हुआ, 500 वाट। बस वाट की जगह पे इसको लिख देंगे 500 गुने आवर कितना चल रहा है, 8 आवर डेली, एक महीने का बोला है ना, तो महीने का लेंगे 30 दिन, इनटू में जो फॉर्मूला है वो 1000। अब महीने का 30 दिन तो 30 ही लेना पड़ेगा। अब बाद में ये नहीं कि सर महीने में तो हम 28 दिन फरवरी का लेके चलते थे, कोई कहेगा कि नहीं सर हम जनवरी का, कोई दिसंबर का, तो इसलिए एक एवरेज, अगर क्वेश्चन में महीना लिख गया कि एक महीने का बताना है तो हमको टोटल डेज 30 दिन लेना है। कितना लेना है, 30 दिन। टोटल दिन कितना हो गया, 30। अब इसको सोल्व कीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, 1 0 से 1 0, और बच क्या गया, 8 तिहाई 24, और 24 बचे 120 वाट।
120 यूनिट, सॉरी यूनिट, ठीक है। टोटल कितना निकल गया? 120 यूनिट, ठीक है, 120 यूनिट। अब हमको रेट पर मिनट यानी कि क्या निकालना है कि कितना बिजली बिल आया। तो बिजली बिल हम लोग कैसे निकालते हैं? बिजली बिल यानी टोटल रेट। तो टोटल रेट 120 यूनिट उठा और इसको क्या कर देंगे? रेट पर मिनट, यानी रेट पर मिनट कितना था? 10 रुपीज पर यूनिट, यही ना। इस यूनिट से ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा और 120 गुने 10 यानी 1200 रुपीज। यानी कितना बिजली बिल आया? 1200 रुपीज। तो ये इस प्रकार से हमारा ये पूरा क्वेश्चन होता है, ठीक है। समझ आ गया? हाँ सर आ गया। चलिए आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है हमको कूलम्स लॉ पढ़ना है। कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। अब कूलम का नियम क्या कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। यानी कि दो चार्ज रखा हुआ है, एक पे Q1 है एक पे Q2 है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, और दोनों के बीच जो इक्वल फोर्स लगेगा वो उनके बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है। मानते हैं दूरी है R, ठीक है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और यही फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के। समझे? यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनकी बीच के दूरी के स्क्वायर के, यानी कि R स्क्वायर के। समझ गए? जी सर समझ गए। अब इसको हम कहें तो ये होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां से अगर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएं तो इक्वल टू आता है ना। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, तो वहां पर इक्वल टू लगता है, और अगर इक्वल टू लगता है तो वहां पर, मैं फिर से सुनिए, जहां प्रोपोर्शन का साइन हटेगा और इक्वल टू लगेगा, और इक्वल टू लगता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? वहां पर एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट यहां पर आता है के। क्या आता है? कांस्टेंट के। और पूरा फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला हो गया हमारा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बताइए क्या समझ आया यहां पर? ठीक है। अगर यहां यूनिट का बात कर दे तो फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया। अच्छा, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया। यहां पर एक हमको शब्द दिख रहा है, ठीक है, ये वाला के। यहां पर क्या दिख रहा है? के। तो इस के का भी कुछ मान होता है क्या सर? हाँ सर होता है। क्या होता है? तो के बराबर इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नोट। क्या? किसको? ये जो इस प्रकार से डिजाइन, सुंदर सा डिजाइन दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन नोट। वाह बहुत बढ़िया। ठीक है। क्या इसका यही होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट? नहीं, एक और होता है इसका वैल्यू, जो है 9 इंटू 10 का पावर 9। और अगर कहें कि यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा? देखिए फॉर्मूला क्या बताए? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के का वैल्यू चाहिए तो F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा, होगा ना। अब F का हो गया न्यूटन, R का हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन इसका C, यानी
क्यू का कूलम होता है तो यानी कूलम का स्क्वायर, यानी कि इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये पूरा के हो गया। जी सर समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। तो ये एप्सिलॉन नोट क्या है यहाँ पर, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नोट, ठीक है। इसका जो असली नाम है वो कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या इसका वैल्यू भी कुछ होता है, हाँ होता है। क्या होता है सर, तो इसका वैल्यू होता है 8.87 इंटू 10⁻⁻12। क्या बोले, 8.87 इंटू 10⁻⁻12। और ये पलट जाएगा, जैसे के बराबर क्या है 1/ε0, 4 पाई तो कांस्टेंट, एप्सिलॉन नोट चल जाएगा तो ये हो जाएगा 1/k, यानी कि यहाँ पर 1 फॉर्मूला हो जाएगा न्यूटन मीटर, और इसी को पलट देंगे यानी कि फॉर यूनिट हो गया कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस पेज पर आप लोग देखिए कि कितना चीज लिखा है आपका इस एक पेज पर, यहां से 3 भाग में, समझ गए। इस एक पेज पर आपका कितना लिखा है। फिर से फोर्स बराबर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के, क्या बोले, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के, यानी फोर्स बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट हो जाएगा न्यूटन, फोर्स है तो न्यूटन। अगर हम सिर्फ के का बात करें तो के एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, या इसी की जगह अगर वैल्यू कहे तो 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो गया यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे एक एप्सिलॉन वर्ड आया, तो एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका भी एक वैल्यू होता है 8.87 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा कूलम्स लॉ, ठीक है, ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ। इसके अलावा इसके अगला अगला पॉइंट पर चलें, अरे चलें अगला पॉइंट पे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या कहता है, पहले तो किस पर काम करता है, तो इट वर्क्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा के संरक्षण पर काम करता है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, आपने अगर देखा होगा कभी अपने गली मोहल्ले के उधर ट्रांसफॉर्मर, कभी उसको स्थापित होते देखा होगा लगते हुए, तो उसके अंदर ना 2 क्वाइल डाला जाता है, एक को बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल और एक को बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल। मतलब कि ये 2 क्वाइल हुआ, यहां पे ये दोनों क्वाइल इस प्रकार से डाला जाता है, इस प्रकार से। इधर वाले को बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल और इधर वाले को बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल। सेकेंडरी क्वाइल, प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल। अब जो ये प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल है, इनका काम क्या होता है, देखिए, इस क्वाइल से इस क्वाइल में जब करंट पास किया जाता है ना, तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि इसका पावर और इसका पावर सेम रहे। मतलब कि प्राइमरी क्वाइल का P1 और सेकेंडरी क्वाइल का P2 हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये भी अच्छा है सर कि चलिए P1 बराबर P2 हो गया, ठीक है सर, समझ के। अब अगर कहें
कि अगर P1 बराबर P2 हमको करना है तो यहाँ P1 जो है वो होगा, P का फॉर्मूला पावर बराबर VI, P बराबर VI होता है ना, तो इसको कहेंगे P1 अपॉन I1 बराबर V1 इंटू I1, और ये होगा V2 इंटू I2, यही ना, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई। अगर हम वोल्टेज को एक तरफ लिया है तो ये होगा V1 अपॉन V2 बराबर, इधर हो जाएगा I2 अपॉन I1। अब ठीक से अगर देखिए तो जो वोल्टेज है वो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्या करंट के, मतलब कि एक तरफ अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, और जिधर वोल्टेज बढ़ाएंगे उधर करंट कम होगा, और जिधर वोल्टेज कम करेंगे उधर करंट ज्यादा होगा। और क्यों? क्योंकि इन दोनों को बैलेंस रखना है ना पावर को, तो एक बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप कम होगा, और दूसरा बढ़ाएंगे तो पहला अपने आप कम हो जाएगा। कब समझ आया? इसलिए कि जिस साइड बढ़ता है या इधर वाले को कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, और इधर वाले को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर हो गया? स्टेप अप और स्टेप डाउन, इसको बोलते हैं उच्चाई, उच्च है तो उच्चाई, और इसको बोलते हैं अपचाई। उच्चाई और अपचाई, उच्चाई और अपचाई, ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ विचित्र नहीं लगा आप लोग को? हम कहें क्या यहाँ पे कुछ आपको विचित्र लगा क्या? सर क्या विचित्र लग रहा है, सब कुछ तो ठीक है। तो अगर ठीक से देखिए तो हम कह रहे हैं कि इधर इधर अगर वोल्टेज बढ़ेगा, इधर अगर वोल्टेज बढ़ा, ठीक है, तो करंट कम हो जाएगा, और इधर अगर वोल्टेज कम हुआ तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि सर यहाँ जो वोल्टेज है, समझिए बात को, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। किसके? करंट के। वोल्टेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। ठीक है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट के हम मान गए, लेकिन हमारे पास एक नियम है, ओम साहब ने दिया था, ओम्स लॉ ने, है ना। वो क्या कहता है कि सर V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। अरे ये तो फिजिक्स से उल्टा पड़ गया, वाह, ये कुछ कह रहा है ये कुछ रहा है, कोई तो गलत है। तो गलत कोई नहीं है, इस दुनिया में ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा इस प्रकार से सजाया गया है, बनाया गया है, रखा गया है कि यहाँ पर या V इक्वल डायरेक्ट, मतलब V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है I के, और हकीकत ये है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। मतलब कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो ओम्स लॉ के नियम को अपोज कर देता है। ओम्स लॉ के क्या करता है? अपोजेज इट अपोजेज ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को क्या करता है? अपोज कर देता है। ओम्स लॉ को क्या करता है? अपोज कर देता है। समझ आया? अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि ओम्स लॉ के नियम को कौन अपोज करता है, तो ट्रांसफॉर्मर करता है। क्या काम करता है? तो ये वोल्टेज बढ़ाने का भी काम करता है, कम करने का भी काम करता है। समझ गए? जी सर समझ गए। आगे चला जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। हाँ सर चला जाए, ठीक। अब समझिएगा बात को जो कह रहे हैं, ठीक है। लगभग हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होने के कगार पर है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया, अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मर करे हैं। एक पॉइंट और है यहां पर जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक, सिंबल होता है कैपेसिटर का ऐसे, ठीक है। ये हो गया कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है ये क्या करता है? ये स्टोरेज करता है। स्टोरेज करता है किसका? वोल्ट का, करंट का, ठीक है। स्टोरेज करता है किसका? करंट का। इसका मतलब
आप अरे जो कैपेसिटर जो पंखा वगैरह में लगता है, देखा है ना आपने, वहां पे तुरंत से चार्ज हो जाएगा, फिर उन दोनों तार को देख तो पट पट करके दिखाता है कि हाँ ये ठीक है, वहां से तुरंत वो डिस्चार्ज हो गया। तो इसका काम है स्टोरेज को। ये क्या करेगा, जैसे पंखा आपने देखा होगा कैपेसिटर लगा के जो गोल घुमाते हैं, एक पे धीरे घूमता है, दो पे तेज घूमेगा, चार पे, पांच पे आते ही एकदम फर्राटा बन जाता है। तो बस वही क्या करता है कि कैपेसिटर उसको क्या करता है कि जितना आगे बिजली जाना है, करंट को जाना है, उतना भेजेगा, एक पे कर दिएगा तो जाएगा। अब सोचिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, ठीक है, यहाँ से करंट गया गया गया, यहाँ से तो जितना करंट जाता है, जैसे 10 न्यूटन है, 10 एम्पियर है, तो यहाँ से 10 एम्पियर ही जाएगा, यहाँ तक जाएगा ना। और आगे अगर 2 एम्पियर चाहिए तो 8 एम्पियर को स्टोर कर लेगा और आगे कितना भेजेगा, 2 एम्पियर। ये काम होता है कैपेसिटर का, समझ गए। तो कई बार पूछता है कि जो कैपेसिटर है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है लेंथ पर और एरिया पर। इन दो चीज पर डिपेंड करता है, लेंथ पर और एरिया पर, ठीक है। कई बार पूछता है कि कैपेसिटर कॉम्बिनेशन क्या होता है, या कैपेसिटर कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है सी नेट। कब, जब हम सीरीज में लगाए। अब सीरीज में बताना और पैरेलल में बताना तो हो चुका है। सीरीज में क्या हुआ कि जब हम किसी कैपेसिटर का पिछला भाग और अगले कैपेसिटर का अगले भाग को जोड़ दें तो उसको सीरीज कहते हैं, है ना। और यही जब पैरेलल में कहें तो एक ही पॉइंट से कई सारे कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो वही क्या कहलाएगा, कैपेसिटर। ये C1, ये C2, यहाँ ये C1, ये C2, और सीरीज में जोड़ेंगे तो 1/C नेट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 1/C नेट तक, ठीक, Cn तक। Cn तक। लेकिन पैरेलल में बात करें तो सीधा सीधा C नेट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn तक। ये होता है सीरीज का फॉर्मूला, समझ गए। ये कैपेसिटर यहां तक। अब इसके बाद बेहद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार कि सिंबल, दो चार सिंबल फटाफट याद कर लेते हैं हम लोग सिंबल के बारे में, जो कि हमारा आज का लास्ट पॉइंट है ये सिंबल, ठीक है। सिंबल, पहला सिंबल का बात करें तो कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। दूसरा सिंबल होगा इस प्रकार से, अच्छा ये तो पहला है, इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तीसरा सिंबल का बात करें इस प्रकार से। चौथा का बात करें तो वो इस प्रकार से रहेगा। पांचवा इस प्रकार से रहेगा। छठा सातवां इस प्रकार से, ठीक है। तो अब ये किस किस का सिंबल है, तो पहला तो सब समझ गए होंगे। पहला बताइए, अरे बता दीजिए, हाँ आप ही लोग, क्या होगा बताइए, आप लोग आज बताइए क्या होगा। हाँ, पहले को कहते हैं रेजिस्टेंस। पहला किसका सिंबल हो गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ठीक है। दूसरा, अगर रेजिस्टेंस पे एक क्रॉस लग गया, एक एरो लग गया, इसको कहते हैं रियोस्टेट। क्या कहेंगे इसको, रियोस्टेट। लेकिन ये, अरे ये हो ये तो मुन्ना सवाल हो गया, मुन्ना सवाल क्या होगा बताइए। अरे ऐसा किसका डिजाइन रहता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या रहेगा ये, इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक बल्ब। और ये अगर ऐसे लगा हुआ है ब्रैकेट में और बीच में डॉट है तो इसको बोलते हैं
क्लोज सर्किट। क्या बोलेंगे इसको? क्लोज्ड सर्किट। और बीच में डॉट नहीं है तो ओपन सर्किट। ठीक है, मतलब कि सर्किट यहां पर क्लोज है, सर्किट यहां पर ओपन है। सर्किट यहां क्लोज है, सर्किट यहां पे ओपन है। ये ओपन, ये क्लोज। ठीक है, इसको एक ही डिजाइन बना है ना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो इसको कहते हैं सेल। क्या कहेंगे इसको? सेल। क्या बोलेंगे? सेल। लेकिन यही जब सेल का कॉम्बिनेशन हो जाए, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तब यही सेल क्या बन जाता है? बैटरी। क्या बन जाएगा? बैटरी। ठीक है, बैटरी। समझ गए? तो आज यहां पर हमारा एक और चैप्टर खत्म हुआ बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हम लोगों ने जैसे कहा था कि टारगेट बैच स्टार्ट होगा, उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का आज जो है एक चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया है, जिसमें आज के दिन में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा। अब जो है नेक्स्ट क्लास में, अगला क्लास जब भी होगा, तो उस क्लास में हम लोग मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोशन। आज का क्लास आप लोग को जैसा भी लगा हो, आप अपना कीमती कमेंट जरूर दें। आप लोग को ये क्लास कैसा लगता है, तो उस हिसाब से आप लोग चैनल को हम लोग के सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम लोग के चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। ठीक है, इस चैनल से साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम हर क्लास का आपको टाइमिंग पता चले और हर क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, हमारा आज पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुआ है। अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन, और मोशन के बाद हम लोग बायोलॉजी पर आ जाएंगे। हाँ, बायोलॉजी पर जो इंतजार कर रहे हैं कि सर बायोलॉजी कब होगा, तो एक मोशन चैप्टर रह गया। मोशन भी क्या है कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 3 क्लास नहीं तो 4 क्लास में वो खत्म होगा। ठीक है, तो अगला क्लास मोशन का करेंगे। ज़्यादा ना बोलते हुए, आप लोग को चैनल का नाम पता ही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अपना कमेंट दीजिए। और आज क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।